Hello dear students. Today we will discuss about importance of lattice energy. स्टार्टिंग में लैटिस एनर्जी होती क्या है? 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए जिस अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो लैटिस एनर्जी होती है। अब ये लैटिस एनर्जी प्रॉपर्टीज़ पे आयनिक सॉलिड के क्या इफेक्ट डालती है? फर्स्ट अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें आयनिक सॉलिड की, जितनी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी बच्चे, उतनी ही स्टेबिलिटी उसकी क्या होगी? ज़्यादा होगी। सेकंड है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हायर द लैटिस एनर्जी हायर विल बी द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सोलेबिलिटीज ऑफ आयनिक सॉलिड्स मीन्स आयनिक सॉलिड हमारे किसके अंदर सोलेबल होंगे? एक सिंपल सा रूल होता है बच्चे, लाइक डिजोल लाइक, यानी कि पोलर के अंदर पोलर डिजोल होंगे, नॉन पोलर के अंदर हमारे नॉन पोलर डिजोल होंगे। अब आयनिक सॉलिड्स के अंदर कैटायन एनायन होते हैं, आयंस होते हैं, तो वो किसके अंदर डिजोल होंगे? हमारे पोलर्स के अंदर डिजोल होंगे, लाइक वाटर्स एंड अदर पोलर सॉल्वेंट। और नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन और CCl4 के अंदर हमारे डिजोल नहीं होंगे ये सब्सटेंस हमारे, यानी कि आयनिक सॉलिड्स। फोर्थ प्रॉपर्टी है हार्डनेस। सोलेबिलिटी को हम लास्ट ब्रॉड सेंस में डिस्कस करेंगे कि भी कैसे सोलेबल होता है, उससे पहले हार्डनेस को स्टडी कर लेते हैं कि जितनी आयनिक लैटिस एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही हार्डनेस उसकी ज़्यादा होगी। अब बात करते हैं सोल्वेशन एनर्जी और सोलेबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड्स। जब हम आयनिक सॉलिड्स को किसी सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं, यानी जिसके अंदर हमें डिजोल्व करना है, तो उसकी जो लैटिस है वो रप्चर हो जाती है, चेंज हो जाती है, और ड्यूरिंग दैट प्रोसेस जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम क्या कहते हैं? सोल्वेशन एनर्जी कहते हैं। यानी कि जिस सॉल्वेंट के अंदर हमने उस आयनिक सॉलिड्स को डाला है, उस टाइम जो एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को हमने किसका नाम दिया है? सोल्वेशन एनर्जी का। सॉल्वेंट के बिहाफ पे उसको सोल्वेशन एनर्जी। अब एक पर्टिकुलर केस है, अगर वाटर हम एज ए सॉल्वेंट लेते हैं तो उसको हाइड्रेशन एनर्जी कही है। अब होता क्या है, कैसे डिजोल्व होता है एक आयनिक सॉलिड सॉल्वेंट्स के अंदर, यानी कि पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर लाइक वाटर, तो हम उसको ब्रॉड सेंस में स्टडी करते हैं, डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है, कैसे लैटिस उसकी रप्चर करती है, कैसे उसका लैटिस के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है और सॉल्वेंट के साथ एसोसिएट होके वो उसके अंदर सोलेबिलिटी शो करता है। और इन अनदर वर्ड्स कि भाई कुछ कंपाउंड सोलेबल होते हैं, कुछ पार्सली सोलेबल होते हैं, कुछ इनसोलेबल होते हैं, तो उसके पीछे रीजन क्या है कि भाई ऐसा क्यों होता है? तो when an ionic solid is dissolved in water or any polar solvent, the cation and anion present in the solids are attracted by the opposite ends of the molecule। और यूं कहीं अगर हम वाटर लेते हैं जैसे H2O, H पॉजिटिव और नेगेटिव, इसमें कैटायन है, एक एनायन है, और कोई भी आयनिक सॉलिड्स लेते हैं उसमें भी कैटायन और एनायन है, तो उसके कांटेक्ट में आते ही हमारा कैटायन एनायन को अट्रैक्ट करेगा और एनायन कैटायन को अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पर देखिए जैसे नेगेटिव पार्ट ऑफ आयनिक सॉलिड सराउंडेड बाय पॉजिटिव पार्ट ऑफ वाटर और पॉजिटिव पार्ट ऑफ आयनिक सॉलिड सराउंडेड बाय नेगेटिव पार्ट ऑफ वाटर, तो जिसकी वजह से हमारा क्या होता है? अपोजिट चार्ज ऑफ अट्रैक्शन होता है, और जो मेन अट्रैक्शन होता है नेगेटिव पॉजिटिव आयनिक सॉलिड्स के बीच में, वो वीक होता चला जाता है, वो बॉन्ड ब्रेक करेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा हमारा। तो वो जो एनर्जी रिलीज़ होती है वही हमारी क्या होती है? सोल्वेशन एनर्जी होती है। और वो सोल्वेशन एनर्जी दो लैटिस, यानी कि उन दोनों के बीच में आयंस के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करती है। लैटिस एनर्जी से अगर वो ज़्यादा होती है सोल्वेशन एनर्जी, तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ईजिली उस कंपाउंड को उनके अंदर वो क्या होगा? हमारा सोलेबल होगा। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सोल्वेशन। और अगर सिंपल पर्टिकुलर कोई सॉल्वेंट लेते हैं उसको क्या कहते हैं? सोल्वेशन एनर्जी। और अगर एक पर्टिकुलर केस है जैसे वाटर के केस में, उसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रेशन एनर्जी। यानी कि हाइड्रेशन एनर्जी इज अ पार्ट ऑफ सोल्वेशन एनर्जी। जब इन जनरल सेंस हम उसको सोल्वेशन एनर्जी बोल सकते हैं। तो यहाँ से हम एक मतलब उस पे पहुँचे हैं लास्ट पॉइंट पे, फाइनल डिसीजन पे, कि भी एक्चुअल में होता क्या है कि कोई भी आयनिक सॉलिड्स कब डिजोल्व होगा किसी भी सॉल्वेंट में, तो वो डिपेंड करता है उसकी सॉल्वेशन एनर्जी पे। बच्चे जितनी ज़्यादा सॉल्वेशन एनर्जी ज़्यादा होगी लैटिस एनर्जी से, उतनी ही उसकी सोलेबिलिटी ज़्यादा होगी। अगर इक्वल होती है तो वो सब्सटेंस हमारा आयनिक सॉलिड्स के अंदर सॉल्वेंट्स के अंदर डिजोल्व नहीं होगा। और अगर लेस भी होगी सॉल्वेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से, तब भी हमारा डिजोल्व नहीं होगा। यानी कि एक ही पॉइंट है कि अगर सॉल्वेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से हाइयर है तो वो उसके अंदर हमारा क्या होगा? डिजोल्व हो जाएगा।
और वाटर के केस में भी ऐसा ही होता है, सॉल्वेशन एनर्जी जनरली जब वो हमारी ज़्यादा होगी तो वाटर के अंदर हमारा क्या होगा, डिज़ोल्व होगा। और जिनकी सॉल्वेशन एनर्जी जैसे ज़्यादा होती है उस केस में, जैसे वाटर के केस में हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उतनी ही हमारी क्या होगी, सॉल्वेशन एनर्जी ज़्यादा। और पर्टिकुलर सॉल्वेंट में वो हमारा क्या करेगा, गिवन जो आयनिक सॉलिड है वो डिजोल्व हो जाएगा, क्योंकि लैटिस है ना, जो उसकी लैटिस होती है, जो उसकी स्ट्रक्चर होती है वो रप्चर करेगी, ब्रेक कर जाएगी, यानी कि वो डिजोल्व हो जाएगी। अब बात करते हैं कि कुछ एक्सेप्शनल बिहेवियर की। सिल्वर हैलाइड के केसेस में हमारी जो सोलेबिलिटी होती है वो अप्रेसिबली लेस होती है कंपेरेबल टू अदर्स लाइक एल्कली हैलाइड्स हैं। क्योंकि और रीज़न क्या है इसका, अगर हम इन जनरल सेंस बात करें, सोलिबिलिटी ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट की, बैरियम सल्फेट की, लेड सल्फेट की, वो एक्स्ट्रा इन वाटर आर एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाई लैटिस एनर्जी। लेस सोलेबल क्यों होते हैं, क्योंकि हम ये कह देते हैं कि इनकी हाई लैटिस एनर्जी होती है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, और जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो वीक होती है, इसलिए उसके अंदर वो डिज़ोल्व नहीं होते हैं हमारे। क्योंकि जो लैटिस है उसको रप्चर करने के लिए इतनी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारे पास अवेलेबल नहीं होती है, जो इनको कैल्शियम ऑक्सलेट और बैरियम सल्फेट या लेड सल्फेट को वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर सके। बट सिल्वर हैलाइड के केस में ऐसा हम रीज़न नहीं दे सकते हैं। उसके केसेस में सिल्वर हैलाइड और एल्कली हैलाइड के बीच में ऐसा डिफरेंस क्यों होता है, एल्कली हैलाइड मोर सॉल्युबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू सिल्वर हैलाइड्स के। एल्कली हैलाइड्स जैसे सोडियम क्लोराइड है, रॉक सॉल्ट है, NaCl है, सोल्ट जो नॉर्मल होता है वाटर के अंदर मोर सोलेबल होता है। अगर AgCl की बात करें तो वो हमारा लेस सोलेबल होता है। तो रीजन क्या है इसका, इसका रीजन है जो ये हमारी जो सिल्वर हैलाइड है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट के बेसिस पे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है Ag में वो हमारा d ऑर्बिटल्स के अंदर जाता है। अगर देखिए यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन 4d10 5s0 5p0, Ag पॉजिटिव कैटायन की बात करें क्योंकि Cl क्लोराइड नेगेटिव आयन होता है। और अगर हम बात करते हैं एल्कली मेटल्स की, लिथियम है, सोडियम पोटासियम कैटायंस, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होता है, P या S में जाएगा, इन जनरल्स S में चला जाता है, ये P ऑर्बिटल में चला जाता है। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट यहाँ पर वर्क करता है कि D इलेक्ट्रॉन्स का जो पेनिट्रेशन इफेक्ट है वो कंपेरेटिवली कम होता है एज कम्पेयर टू S और P के। तो जिसकी वजह से जो पोअर पेनिट्रेशन इफेक्ट होता है वो हमारा क्या होगा, डी के केसेज में कम होगा तो डी के इलेक्ट्रॉन के केसेज में हमारा जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है एज़ कम्पेयर टू जो एल्कली मेटल है वो डिफ़र करेगा। तो इसी डिफ़र की वजह से जो ओवरऑल न्यूक्लियर चार्ज है वो एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, वो हमारा हैलाइड के केस में डिफ़र होता है एज़ कम्पेयर टू एल्कली। तो वहीं पर जो डिफरेंस क्रिएट होता है उसी की वजह से जो ओवरऑल सोलेबिलिटी है हैलाइड्स की और एल्कली हैलाइड्स की, और सॉरी सिल्वर हैलाइड्स की, वो हमारी क्या करेंगी, डिफ़र करेंगी, यानी कि चेंज हो जाएंगी। और हैलाइड्स होते हैं जो सिल्वर के वो लेस सोलेबल हो जाते हैं, और जो एल्कली मेटल्स के हैलाइड्स हैं वो हमारे क्या होंगे, मोर सोलेबल होंगे। क्योंकि जो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है Ag पॉजिटिव का पेनिट्रेशन, पुअर पेनिट्रेशन इफेक्ट के d ऑर्बिटल की वजह से वो हमारा क्या करेगा, वेरी कर जाएगा। ओवरऑल जो उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो इतना ज़्यादा हमारा क्या होता है, उसके केसेज में हमारा नहीं होता है। तो इन जनरल क्या कहेंगे हम, ड्यू टू ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज, जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा Ag पॉजिटिव का, तो उसके अंदर क्या होगा, जितना न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है उतना ही इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। एक टाइप से हमारा क्या होगा, पोलराइजेशन इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है। और फेजेंस रूल के अकॉर्डिंग हम क्या जानते हैं कि जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ही वो आयनिक करेक्टर से हमारा कोवलेंट करेक्टर की ओर मूव करेगा। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, हैलाइड्स के अंदर आयनिक करेक्टर डिक्रीज हो रहा है, कोवलेंट करेक्टर हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो क्या हो गया, लेस आयनिक करेक्टर ही रीज़न है हमारा हैलाइड्स की लेस सोलेबिलिटी की वजह। और इसी वजह से आयनिक की जो एल्कली हैलाइड्स हैं मोर आयनिक करेक्टर हैं। तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट जो लैटिस एनर्जी की इंपॉर्टेंस के बारे में बताते हैं। थैंक यू सो मच गाइज।